एवरीवन, मैं इंडियन सर कृष्णा क्लासेस आप लोग को केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आज एक टॉपिक बताने जाऊंगा। उस टॉपिक का नाम जनरली इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन ये दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि चेंजिंग के बारे में पढ़ना होता है। चेंजिंग कैसे होती है, इसे हम लोग जनरली जानते हैं कि फिजिकल चेंजिंग और केमिकल चेंजिंग दो तरह के चेंजिंग होते हैं। जो फिजिकल चेंजिंग होते हैं उसमें उसकी जो इनिशियल स्टेट होता है, जो प्रारंभिक अवस्था होता है, उसको हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। और जो केमिकल जो चेंजिंग होती है उसके अंदर में इनिशियल स्टेट को फिर हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब उसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं या उसकी जो कोई क्रिया होती है उस क्रिया को करा देते हैं तो दोबारा हमें प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि पानी है, पानी को बर्फ़ बनाते हैं, फिर कैसे बर्फ़ बनता है, जब ठंडा करते हैं तो पानी एक लिक्विड की अवस्था है, बर्फ़ एक ठोस की अवस्था है। लिक्विड मतलब द्रव, ठीक है, और ठोस मतलब सॉलिड, ठीक है। तो ये लिक्विड से सॉलिड बन जाता है केवल नॉर्मल एक टेम्परेचर के खेल से। टेम्परेचर उसको हम कम कर देते हैं तो वह लिक्विड सॉलिड बन जाता है, लेकिन जैसे ही उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, हीट करते हैं, तो वह सॉलिड फिर लिक्विड बन जाता है। तो वो देखा जा रहा है कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये दोनों प्रोसेस के अंदर में मात्र टेम्परेचर का कम होना और ज़्यादा होना ये मायने रखता है। तो ये जो है अवस्था, मतलब कि लिक्विड को पुनः लिक्विड हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार से पानी से बर्फ़ बनाए हैं, बर्फ़ से हम पानी फिर से बना लेंगे, तो वैसी अवस्था में हम लोग ये देखेंगे कि वह पुनः जो प्रारंभिक अवस्था था पानी का पानी हो गया। इससे इसको फिजिकल चेंजिंग बोलते हैं। ये भौतिक परिवर्तन होता है, इसको हम लोग हिंदी में भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। और दूसरी बात है केमिकल। अब मान लेते हैं किसी कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड खास करके कार्बन को जलने से प्राप्त होती है। तो क्या हम कार्बन के अंदर में जो देखते हैं, कार्बन हमारा सॉलिड चीज़ है, वह जलता है तो गैस बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो चीज़ हुई ये गैस हो गई। तो सॉलिड जो है जल करके हवा के संपर्क में जब कार्बन जली तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा हम लोग किसी भी प्रोसेस के द्वारा हम लोग कार्बन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वैसे अवस्था में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसियस स्टेट है उसको हम लोग सॉलिड स्टेट में दोबारा प्राप्त नहीं करते हैं। तो इससे साबित होती है कि ये केमिकल रिएक्शन है। ऐसे भी केमिकल रिएक्शन में कुछ लक्षण दिखता है, जैसे कि स्टेट में चेंजिंग हो जाना। वह सॉलिड था तो लिक्विड हो गया, लिक्विड था तो सॉलिड हो जाता है ना। उसी प्रकार से उसमें क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकलता है, ठीक है। वह गैस निकलता है, उसमें अगर रासायनिक परिवर्तन हो रही है, केमिकल अगर चेंजिंग हो रही है तो उसमें गैस भी निकलता है, ठीक है। उसमें प्रिसिपिटेट उसको बोलते हैं, यानी अवक्षेप भी बनता है। मतलब कि अगर हम कोई प्रतिक्रिया को देखते हैं कि उसमें दो पदार्थ कभी मिलती है और एक पदार्थ उसमें किसी पेंदी में बैठ जाती है, स्वतः नया चीज़ बन जाती है और पेंदी में बैठ जाती है, तो समझना चाहिए वहाँ रासायनिक जो है अभिक्रिया होती है, यानी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। यदि मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है और उसको हम दो पदार्थ को मिलाते हैं एक दूसरे के में, तो उसके अंदर में टेम्परेचर बदल जा रही है। तो टेम्परेचर बदलना मतलब एक नया नया बात हो गई ना, टेम्परेचर एक चेंजिंग हो जाती है। तो ये भी एक पहचान है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो जाती है। दूसरी चीज़ है केमिकल रिएक्शन के और भी पहचान है, जैसे वह टेम्परेचर, हाँ, रंग बदल जाना। जैसे अब जनरली देखते हैं हल्दी में चूना को डालते हैं तो चूना के कारण हल्दी का रंग पीला से लाल हो जाता है। अब उस लाल कलर को दोबारा हम लोग पीला में नहीं चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ भी आखिर कुछ न कुछ तो हुआ है। जो हुआ है वो रासायनिक परिवर्तन उसको बोले, यानी कि केमिकल जो है वह चेंजिंग हो जाती है। वो इस तरह से केमिकल चेंजिंग जो होती है ना, केमिकल चेंजिंग वही केमिकल रिएक्शन है। यानी केमिकल चेंजिंग को हम लोग केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम दर्शाते हैं। अब इसमें बात आती है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन खास करके केमिकल चेंजिंग का रिप्रेजेंटेशन है।
है ना, क्योंकि इक्वेशन बोला ये मैथमेटिकल फॉर्म है, तो हम साइंस को कहीं से भी मैथमेटिकल मॉडल से जब हम समझना चालू करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। तो हम लोग चलते हैं ये बोर्ड पर, है ना, समझ लेते हैं। तो चैप्टर है, आज पहली चैप्टर यहाँ चालू कर रहे हैं हम लोग। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण हिंदी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि फिजिकल चेंजिंग क्या है। चेंजिंग ये तो ये पढ़ना हमको, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज के अंदर एक है केमिकल चेंज, बोथ आर टाइप ऑफ द चेंज। तो फिजिकल को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं हिंदी में, भौतिक परिवर्तन, और इसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये हिंदी भाषी स्टूडेंट के लिए भी है ना, इसको क्योंकि हिंदी को लिखना पड़ता है। अब इसके अंदर में मान लेते हैं ये आइस है, आइस को कुछ नहीं, बस एक फैक्टर है यहाँ पर, इसको कोल्ड कर देते हैं ना, टेम्परेचर कम कर देते हैं, कोल्ड ठंडा कर देते हैं, तो ये आइस, सॉरी, इसको हीट कर देते हैं, तो ये जो है वाटर में चेंज होता है। इसके वजह से ये आइस जो सॉलिड था ना, सॉलिड ठोस, ये वाटर, ये लिक्विड बन जाता है ना, लिक्विड, इसको द्रव बोलते हैं ना, द्रव। तो ये सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है। अब इस वाटर को क्या करें, इस वाटर को फिर से कोल्ड कर दें, ठंडा कर दें, तो ऐसी स्थिति में ये पुनः आइस बन जाएगा, फिर सॉलिड हो गया। देखिए अब ये जो है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, है ना। अब उसके बाद हम चाहें तो इसको हम अगर इसको और हीट कर दें तो ये फिर वेपर बन जाता है, तो इस वेपर को हम गैसियस स्टेट बोलते हैं। एक वाटर जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में परिवर्तित हो जाता है। आइस, है ना, आइस जो सॉलिड हो जाता है, उसके बाद ये तो खुद अपना लिक्विड है, और दूसरा जो है गैस है। यानी कि हम इस टेम्परेचर, जो रिएक्शन का जो फैक्टर यहाँ दिख रहा है कि क्या हो रही है, रिएक्शन नहीं हो रही है, ये इसकी अवस्था को बदलने की कारक है। हीट की वजह से आइस वाटर में बदलता है, वाटर जो है हीट करते हैं तो वेपर में बदल जाता है, अगर इसी वाटर को फिर कोल्ड करते हैं तो आइस बदल जाता है। इसी कहने मतलब यही हो गई, है ना, ये आइस जो है पहले आइस था फिर आइस हो गया। मतलब इसमें जो स्टेट है, यानी स्टेट ऑफ मैटर, तो यानी कि ये चेंज हो जाती है। अब इस चेंजिंग के दौरान इसको हम फिजिकल चेंजिंग बोलेंगे। अब हम केमिकल चेंजिंग के बारे में बात करेंगे इसके लिए, है ना। तो अब इसको अलग अलग बात करते हैं, इसमें ये फिजिकल चेंज हो जाती है। दूसरा इसमें केमिकल चेंजिंग, यानी केमिकल, इसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, है ना। ये टॉपिक 1 है, टॉपिक 1, ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में हम दे रहे हैं, इसको 1 बोलते हैं, पार्ट 1 है। तो केमिकल चेंजिंग में हम लोग क्या करें, देखते हैं कि कोयला जलती है तो लिखते हैं बर्निंग ऑफ कोल,
कोयला का जलना, ये क्या है? अब ये कोयला अगर जल जाता है तो जो बाद में कोयला जलने के बाद दोबारा कोयला प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर जिसे जानते हैं सॉरिंग ऑफ मिल्क, दूध अगर खट्टा हो जाए, फट जाए, है ना, तो वह दोबारा फिर दूध नहीं बनता है। तो ये जो है ना, ये वन वे है, मतलब जो गया इधर, जो गया इधर, उधर से रिटर्निंग नहीं आ पाता है। केमिकल चेंजिंग जो खास करके वह एक तरफा होती है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि चेंजिंग इन विच न्यू substances are formed is called केमिकल चेंज। जिसमें नई पदार्थ बनती है उसको हम लोग रासायनिक जो है परिवर्तन कहते हैं, है ना। अब ये सब जो है परमानेंट होता है, इट इज परमानेंट चेंजिंग। चेंज हो गई तो हो गई, दोबारा फिर रिटर्निंग नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल substances is lost। आइडेंटिटी मतलब पहचान, वो सब्सटेंस जो है ना अपना पहचान खो देगा। जैसे ये कोयला जब जलेगा ना, ये इनिशियल स्टेट में है, तो जलने के बाद ये जो है ये पहचान अपना खो देगा, ये कोयला फिर नहीं रह जाएगा। मिल्क जो है ना, ये मिल्क, ये जैसे ही ये खट्टा होता है, यानी रासायनिक जो प्रतिक्रिया हो जाती है, तो ये फिर मिल्क नहीं रह जाता है, यानी ये भी अपना आइडेंटिटी खो देता है। तो आइडेंटिटी जो है खो जाता है, मतलब कि केमिकल चेंजिंग में आइडेंटिटी खो जाता है, ठीक है ना। इसका थर्ड पॉइंट था कि जिसे यहाँ लिखवाए थे आइडेंटिटी खो देता है, उसको लिखेंगे कि न्यू सब्सटेंस with different properties are formed। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस होता है उस वह नए नए सब्सटेंस बनते हैं, लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ में, प्रॉपर्टी सबकी अलग अलग हो जाती है। उसके बाद है कि केमिकल जो चेंज होता है उसमें नॉर्मल रूप से एक कंपाउंड बाय एनर्जी, है ना, मतलब वह एनर्जी के द्वारा जो है वह यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। इसे मान लेते हैं जनरली हम लोग जाने कि गेन और लॉस इन सम फॉर्म, ठीक है ना। एज एनर्जी ट्रांसफर, जैसे उसमें क्या होती है कि कभी हीट उत्पन्न होती है, हीट के द्वारा फिर लाइट के द्वारा, ये सब फैक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इस तरह से डॉट डॉट। तो इसमें न्यू सब्सटेंस जैसे बनते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी का, मतलब अलग उसका गुण रहेगा। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर जो पदार्थ बनता है, जिसे कुछ बात करें, सी है प्लस O2 है, बन जाता है CO2। Na है प्लस Cl है, बन जाता है NaCl। इसमें दो पदार्थ जो ही मिल रहा है, जो तीसरा नंबर जो प्राप्त हो रहा है, इसकी प्रॉपर्टी इससे बिल्कुल भिन्न है। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये जहरीला नहीं हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें ज़्यादा मात्रा में आती है, जहरीला भी हो जाता है। और ये Na है, Cl है, ये अलग अलग दोनों जो है हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही ये NaCl बनता है, वो NaCl हमारे लाइफ का एक अभिन्न अंग बन जाता है।
तो इस तरह से देखते हैं कि जो मैटर यहाँ बाहर जो थर्ड पार्ट में यहाँ मिल रही है, जो प्रोडक्ट इसको बोलते हैं, वही मैटर खास करके इन दोनों मैटर से अलग गुण रखे हुआ है ना। ये सॉलिड था, ये गैस हो जाता है, ये सॉलिड था, सॉलिड ही रह जाता है, लेकिन जो बन जाता है उसका प्रॉपर्टी उससे अलग हो जाता है, ये हम जानेंगे। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर था कि जिससे केमिकल चेंज जो है ये नॉर्मल रूप से एनर्जी ट्रांसफर के द्वारा एक जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लेते हैं कि हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारा चीज़ एनर्जी का फॉर्म है और इसका ट्रांसफ़र होने से इसमें गेन और लॉस के द्वारा ये जो है खास करके ये अभिक्रियाएँ सब हो जाती है। तो हम लोग ये उधर 2 था ना, 1 और 2 यहाँ तीसरा नंबर, ये चौथा, ये 4 गो यहाँ पर जो है ना मुख्य रूप से देखा जाए तो केमिकल रिएक्शन के अंदर में ये मेन प्रॉपर्टी हो जाती है। अब कहा जाएगा जनरली कि केमिकल रिएक्शन, अब एक टॉपिक नंबर 2 इसमें जो दिया गया था, टॉपिक 2 केमिकल रिएक्शन। रासायनिक प्रतिक्रिया। अब इसमें हम लोग क्या देखें, अब जनरली बोले तो ये कुछ है नहीं, ये केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल चेंज। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसी का यह निरूपण है ना। रासायनिक परिवर्तन का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, रिप्रेजेंटेशन, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन का निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जो चेंजिंग होती है, जैसे चेंज हो गई, तो अभी देखिए जो लिख दिए हम, ये सब केमिकल रिएक्शन का मॉडल है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम लिख देते हैं वह इक्वेशन के मॉडल में है। देख रहे हैं ये एरो है, एरो की इस तरफ, एरो उस तरफ, 2 बातें हो जाती है। तो ये अब केमिकल रिएक्शन में कुछ कुछ पहचान है इसका, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसकी क्या मेन खासियत है, उसको देखेंगे कि इसमें स्टेट में चेंजिंग हो जाती है। यानी कि लिखेंगे चेंज इन स्टेट, या फिर इसको लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। नंबर 2 लिखेंगे इवोल्यूशन ऑफ ए गैस। नंबर 3 में हम लोग लिख पाएंगे कि चेंजिंग इन टेम्परेचर। नंबर 4 में लिखेंगे कि कलर चेंज होता है ना, चेंजिंग इन कलर। नंबर 5 में लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब इसका हिंदी हो जाती है कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन या नई पदार्थ का बनना, नई पदार्थ का बनना, ये पहला पॉइंट हो जाता है। दूसरा है इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का उत्पत्ति, गैस उसमें निकलती है, समझना चाहिए कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर है टेम्परेचर, यानी ताप में बदलाव, ताप बदल जाती है तो समझना होगा कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रही है। नंबर 4 में है चेंजिंग इन कलर, रंग में बदलाव, तो समझना होगा कि रंग बदल रही है तो परिवर्तन हमारा हो रही है, इससे समझना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। फिर प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप मतलब जो पेंदी में जो बैठ जाता है अभिक्रिया के बाद, तो वैसे भी स्थिति में हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो ये जो है मेन 5 पॉइंट है रासायनिक केमिकल रिएक्शन के जानने के लिए। यानी कि ये जो है इजली ऑब्जर्वेशन है ना, दैट आर 5 इजली ऑब्जर्वेशन
ठीक है। तो ये 5 गो आसानी से हम लोग देख सकते हैं किसी रासायनिक परिवर्तन को, उसका ये पहचान है, तो पहचान कहते हैं। क्या पहचान है कि रासायनिक परिवर्तन हुई, तो यही इसका 5 पहचान हो जाती है ना। अब जैसे हम देखते हैं कि इसमें रासायनिक परिवर्तन में 2 बातें हो जाती है। एक होता है जैसे, अब इसको हम यहाँ बताएं, जैसे मान लेते हैं ये एक पदार्थ है, बी दूसरा पदार्थ है, और ये जो रिएक्शन करता है तो एक सी बनता है, एक डी बन जाता है। तो ए और बी जो है इनिशियल है, और ये जो है इसका प्रोडक्ट है, फाइनल है। अब इधर आके रुक गया। तो इनिशियल में इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों प्रतिकारक, ऐसे हम लोग प्रतिकारक बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिकारक, अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, इसको बोलते हैं प्रतिफल, इसको बोलते हैं हिंदी में रिजल्टेंट। ये दोनों होते थे, रिएक्टेंट और रिजल्टेंट। ये हमारा किसी भी केमिकल इक्वेशन में मेन भूमिका निभाता है। अब इसको हम लोग जानते हैं ये है क्या चीज़, है ना। तो रिएक्टेंट होता क्या है, तो ये इनिशियल सब्सटेंस होता है। तो इसको लिख सकते हैं, डिफिनेशन अगर लिखना होगा तो रिएक्टेंट का डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स ये क्या है, ये इनिशियल सब्सटेंस है। तो यहाँ लिखेंगे द इनिशियल substances that are used in the रिएक्शन, जो रिएक्शन में प्रयोग किया जाता है उसका प्रारंभिक जो सब्सटेंस है इनिशियल, उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं। यहाँ ए और बी, ए एंड बी आर रिएक्टेंट्स। उसी प्रकार दूसरा नंबर है ये सी और डी, ये क्या है, रिजल्टेंट है ना। इसको हम लोग एक तरह से प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो एक तरह से फाइनल हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद ये जो है यहाँ पर ये हमें प्राप्त होती है। बात समझ गया ना। तो इसमें लिखना होगा हमको, है ना, कि आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, है ना, आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन obtained new substances are called product। जैसे सी एंड डी, सी एंड डी, सी और डी जो है आर प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन के ये मुख्य भाग हो जाते हैं, जिसमें कि हम लोग लिखते हैं इस मॉडल के द्वारा, यही है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम लोग अब आगे इसके टॉपिक में फिर बात करेंगे।